Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. चलिए, सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एल्केन चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया और उसके कुछ और रिएक्शंस हैं, तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना कर दिया था अदर रिएक्शंस का। तो उसमें स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंबशन ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लिखिएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इन सबका बस एक एक एग्जाम्पल लिख लेना है, तो ये हमारे लिए फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब कंबशन है बेटा, है ना। और कंबशन आपने जैसे स्टेट में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए मैं CnH2n+2 ऐसा लिखता हूँ, O2 डाल देता हूँ, तो जितने यहाँ कार्बन एटम्स है उतने आप CO2 बना दो, जितने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स है उसका हाफ H2O बना लो, इस तरह से। और फिर आप N इधर दोनों में काउंट कर लो और जितना ऑक्सीजन है और फिर यहाँ पर लिख दो, तो मेरे ख्याल से 2N इधर आएगा और यहाँ से N आएगा, तो ये आ जाएगा N+1 आएगा, तो 3N+1 और इधर 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3N+1 डिवाइडेड बाई, ये आप लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि जो हीट ऑफ कंबशन आप लिखोगे ना, यहाँ पर एक्चुअली हीट रिलीज होगी, तो ये इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंबशन इक्वेशन है, तो हम इसको लिखेंगे एक्सोथर्मिक। जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ कंबशन कहते हैं, और वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। और हीट ऑफ कंबशन जो है उसको हम ये भी लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंबशन है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जैसा ही समझ लो, ये स्टेबिलिटी, ये आप कॉपी कर लो, कंप्लीट कंबशन या ऑक्सीडेशन। हो गया। यस सर। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखिएगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। या इनकम्प्लीट कंबशन इसको बोल सकते हो। इसमें आप लिखिएगा इनकम्प्लीट कंबशन gives carbon black with insufficient O2, ठीक है।
और इसके लिए लिखेंगे यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटिंग इंक। प्रिंटर के लिए इंक यूज करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं CH4 plus O2 giving कार्बन प्लस H2। वो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे लिखिएगा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन तो इसमें नोट लिखिएगा विद अ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन at high pressure and in the presence of a suitable catalyst। देखिए एकदम सिंपल सी चीज है, आप जितनी भी रिएक्शंस हम लिख रहे हैं ना, ज्यादातर में आप प्रोडक्ट जो है इतनी आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, तो ये याद रखने वाली रिएक्शंस है। फॉर्चुनेटली ये जेई एडवांस में नहीं पूछते, तो अभी तक तो पूछा नहीं है उन्होंने, और मेन में उन्होंने कभी कदार कुछ पूछा हुआ है, जेई मेन में, एडवांस में नहीं पूछते। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाले रिएक्शंस के सेंस में आप लीजिएगा इसको। सुटेबल कैटलिस्ट, alkanes give a variety of
ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं कई सारे, वो कैटलिस्ट के हिसाब से हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं वो ये लिखिएगा, ये मॉलिबेडनम है, ये लिख लीजिएगा। इनको स्किप भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम हो जब आप रिवाइज करें चीजों को, तो इनके बजाय आप वो पहले वाली रिएक्शंस को ही आप देखना, स्पेशली प्रिपरेशन मेथड और हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। कहीं पर कुछ आपको समझ में नहीं आए लिखने में तो आप मुझे बोलो, माइक यूज करिए और बोलिए। डन सर। डन। अब इसमें एक लिखिएगा नाइट्रेशन। इसके लिए सारे बच्चे नोट लिखें बेटा। नाइट्रेशन इज कैरीड आउट, नाइट्रेशन is carried out in vapor phase। अब देखो, जैसे मान लो वेपर फेज, हम लोग यहाँ मैकेनिज्म नहीं लिखने जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो भी प्रपोज्ड मैकेनिज्म है वो आप क्या गेस कर सकते हो बेटा? फ्री रेडिकल, वेपर फेज रिएक्शन हो रहा है तो वेपर में आपकी कौन सी मैकेनिज्म आएगी? फ्री रेडिकल। ठीक है, नाइट्रेशन इज कैरीड आउट इन वेपर फेज एट अराउंड 400 to 500 degrees Celsius, at around 400 to 500 degrees Celsius in the presence of HNO3, in the presence of HNO3 or N2O4, in the presence of HNO3 or N2O4. Nitroalkanes are formed. Nitroalkanes are formed having number of
carbon atoms having number of carbon atoms same or less than the starting alkane. Same or less than the starting alkane. देखो, ये मान लीजिए कि आपने एल्केन लिया, तो इसमें HNO3 लिख देते हैं, करीब 400 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, और उसने कहा है कि आप सारे एल्केन्स बना दो, वो उतने कार्बन एटम्स के भी होंगे जितने एल्केन्स में, और उससे कम वाले भी होंगे। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो एक एल्केन तो ये पॉसिबल है, जैसे आप क्लोरीनेशन कराते हो उस टाइप से, ये ठीक। दूसरा, ये वाला प्रोडक्ट भी बना सकते हो। अब 3 कार्बन का एल्केन था, तो 3 कार्बन के नाइट्रो एल्केन्स खत्म हो गए। अब क्या बच रहा है बेटा? अब बच रहा है तुम्हारा इसमें केवल जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम वाले होंगे, तो 2 इधर मान लो, तो आप इथेन लिख सकते हो, मतलब इथाइल वाला, फिर एक का लिख दो ये। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स लिख पाओगे नाइट्रेशन। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। डन सर। अब इसी में, इसी स्टाइल में आप सल्फोनेशन लिख लीजिएगा। इसमें ज्यादा कुछ हमको सोचना नहीं है, ऐसा मानकर चल रहे हैं कि RH दिया हुआ है, और जनरली ये एक्चुअली नॉर्मल एल्केन्स जिनमें 6 या ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं उनके लिए स्पेशली ये रिएक्शन है, पर इतना ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है। दिस इज ओलियम, या फिर आपको वो H2SO4 दे सकता है, ठीक है, या फिर SO3 डिसॉल्व इन H2SO4 दे सकता है। डिसॉल्व इन H2SO4 ऐसा करके लिखा हुआ मिलेगा आपको, केवल H हटाकर SO3H डाल देना, ठीक है। Done. Should I remove this? 1 minute sir। Okay. इसको बेटा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सर यस, सर H2O7 के नीचे क्या लिखा है? ओलियम लिखा है बेटा। ओके सर वो क्या लिखा है SO3 के बारे में? SO3 dissolved in H2SO4।
सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। अब आते हैं, एक रिएक्शन लिखिएगा आइसोमेराइजेशन। वैसे मैंने पहले भी लिखाया था आपको, अगर आप कुछ रिकॉल कर पाए। लिखिएगा नॉर्मल एल्केन्स, नॉर्मल एल्केन्स when heated, normal alkanes when heated in the presence of, normal alkanes when heated in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl, anhydrous AlCl3 and HCl at around 300 degrees Celsius, branched chain alkanes are obtained. Branched chain alkanes are obtained. इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है, एक एग्जांपल मैं आपको लिख कर देता हूँ, बस उतना कॉपी कर लेना है। जैसे मान लो ये दिया, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। उसमें कहा गया है कि अगर आप इसको ElCl3 HCl के साथ हीट करेंगे एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लो। दिस इज सिंपल आइसोमराइजेशन रिएक्शन। डन। यस सर। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा एरोमेटाइजेशन। इसमें एक नोट लिखिए, नॉर्मल एल्केन्स, normal alkanes having 6 or more carbon atoms, normal alkanes having 6 or more carbon atoms on heating, normal alkanes having 6 or more carbon atoms on heating at around 500 degrees Celsius, at around 500 degrees Celsius and 10 to 20 atm pressure, 10 to 20 atm pressure, and in the presence of oxides, and in the presence of oxides like V2O5, MO2O3, Cr2O3 over alumina gives benzene and its homologues.
तुमने लिख लिया बेटा? यस सर। इसका इक्वेशन भी यहीं पर लिख देता हूं मैं। ये मान लीजिए कि आपने ऐसे आप सोचो कि C6H14 ये लिखा हुआ है, तो इसको वो कह रहा है जो भी कंडीशंस दिए वो यहाँ लिख दो और सीधे सीधे आप बेंजीन बना दो। मान लीजिए कि यहाँ पर C7H16 लिखा होता, कंडीशंस बेंजीन का होमोलॉग का मतलब हो गया कि एक CH2 का डिफरेंस आएगा बस, तो आप इसको लिख दो। These two examples is sufficient to understand aromatization of alkene. डन सर। ओके, अब इसमें फ्लो चार्ट में देखिएगा, मेरे ख्याल से ये लास्ट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखाया होगा, राइट? यस सर। क्रैकिंग का मतलब लिख लो बेटा। क्रैकिंग मीन्स ब्रेकिंग ऑफ एल्केन, breaking of alkane into smaller alkanes, alkenes and H2. Breaking of alkane into smaller alkanes, alkenes and H2. CH3, CH2, CH3, इसको वो कह रहा है आप 300 से लगाकर 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट कर दीजिए, तो आपको एल्केन्स मिलेंगे, बट लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। एल्कीन भी आप बना सकते हैं। ये आप बस लिख दो। सर आप एक बार क्रैकिंग रिपीट कर सकते हो? Cracking with a breaking of alkane into smaller alkanes, alkenes, and H2. थैंक यू सर। डन सर। गाइस देखो, एल्केन्स अब ये फिनिश हो गया, लेकिन कुछ ऐसी एक दो रिएक्शंस होती हैं स्पेशली एडवांस्ड में, वो पूछ लेते हैं जो थोड़ी सी हट करके हैं, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स की, जैसे मीथेन। मीथेन एक बड़ा स्पेशल सा कंपाउंड है अपने सिलेबस में, मीथेन। तो इसकी कुछ अलग सी रिएक्शंस हैं, जैसे प्रिपरेशन के लिए हम लोग कार्बाइड यूज करते हैं, कार्बाइड्स।
तो दो ऐसे पॉपुलर कार्बाइड्स हैं और सिलेबस में दो ही आते हैं एग्जाम्स में। एक को बोलते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, और एक होता है बेरिलियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड है, बेरिलियम कार्बाइड। Al4C3 और यहाँ पर लिखे B2C। इन दोनों का अगर हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो आपको मीथेन मिलता है। ये आपको याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ 4 कार्बाइड जो अपने सिलेबस में है, इनको याद रखना है। एक बेरिलियम कार्बाइड जिसका हाइड्रोलिसिस आपको मीथेन देता है। एक एल्यूमिनियम कार्बाइड है जिसका हाइड्रोलिसिस आपको मीथेन देता है। एक कैल्शियम कार्बाइड है बेटा जिसका आपको देता है C2H2, एसिटिलीन आपको मिलेगा। ठीक है। और एक वैसे इतना नहीं पूछा था, मैग्नीशियम कार्बाइड आपको वो प्रोपाइलीन आपको देता है। ठीक है, तो अभी आएगा वो, बाद में हम फिर से कर लेंगे उस सबको। अभी हम पहले इसमें मीथेन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं CH4। अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए तो 12 यहाँ डाल दो, CH4 में 3 डाल दो और यहाँ 4AlOH थ्राइस करो। इसी तरह से यहाँ पर डाल दो CH4 और BeOH ट्वाइस। आपको ये BeOH ट्वाइस से मतलब नहीं, आपको मीथेन से मतलब है। आपका मेन प्रोडक्ट ये है। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको देखो मीथेन मिल रहा है। ठीक है, तो एक कार्बाइड की रिएक्शन हमारे उसमें बड़ी पॉपुलर है। और एक जो हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी है ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एल्कीन्स का एल्काइंस का एल्केन के लिए, उसी सेंस में एक है कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इसको हाइड्रोजनेट करोगे निकल कैटलिस्ट वाला, अपने वैसे ही जैसा पहले हमने उनके लिए लिया था, उसी सेंस में आपको CH4 और H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अलग से थोड़ा सा लिखना है आपको। Done, बेटा। अब इसमें कुछ रिएक्शन साइक्लो एल्केन्स के लिए है, क्योंकि हमने एल्केन्स पढ़ा है ना, साइक्लो एल्केन्स तो पढ़ा नहीं। तो साइक्लो एल्केन्स का एक्चुअली में सब वही है, पुरानी जो रिएक्शंस लिखी हुई है, लेकिन आप करके नहीं रखोगे पहले से तो एग्जाम में आप समझ नहीं पाओगे कि वो साइक्लो एल्केन्स का रिएक्शन है या प्रिपरेशन है। जैसे मैं अगर आप एग्जाम्पल लूँ, ये अभी मैंने ये करवाया है आपको ऑलरेडी, याद करो तो वर्ड्स रिएक्शन में हमको 2 RBR चाहिए होते हैं, फिर RR बना देते हैं, याद करिए। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 BR इस तरह आ रहे हैं। तो आप विजुलाइज करो कि यहाँ फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल बनता है और फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा आपको, सबको समझ में आया बेटा? इसी तरह से आप ये लिख लो, यहाँ जिंक डाल दो। ठीक है,
जिंक डाल सकते हो, सोडियम डाल सकते हो, कोई वो नहीं है। ये इंटरनल वर्ज रिएक्शन आप समझ लो, सारा का सारा क्या है, इंटरनल वर्ज रिएक्शन। सॉरी, यहाँ ETOH लेते हैं, ये आपका नहीं, इसमें भी साइक्लोप्रोपेन ही मिलेगा ना, इसको आप लिख लो। इसके अलावा जैसे मान लो 4 वाला ले लिया आपने, ये इसमें जिंक डाल दोगे उसी तरह से, तो यहाँ साइक्लोब्यूटेन मिल जाएगा। ठीक है, 5 वाला ले लोगे, साइक्लोपेंटेन मिल जाएगा, शायद ये हमने किया भी था। इसको आप कॉपी कर लो। लिया बेटा। यस सर, डन। अब इसमें एक्चुअली में जो साइक्लोप्रोपेन है एंड साइक्लो ब्यूटेन, स्पेशली साइक्लोप्रोपेन, याद रखना, ये क्या होते हैं, इसमें हाई एंगल स्ट्रेन है, ह्यूज एंगल स्ट्रेन, ऐसा करके आप लिख लो, ह्यूज एंगल स्ट्रेन। तो अगर एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा है तो ये रिलेटिवली अनस्टेबल है, रिलेटिवली अनस्टेबल है एज कंपेयर टू अदर साइक्लोएल्केन्स। ये तो जो है दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन, लाइक ये साइक्लोप्रोपेन लिया आपने, इसमें H2 डाल दिया, निकल की प्रेजेंस में करीब 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, तो आपका प्रोडक्ट ये मिल जाता है। ये सिंपल एडिशन हो गया। साइक्लोब्यूटेन लिया, H2 डाल दिया, तो इसमें करीब जो मिलेगा CH3 CH2 CH2 ऐसा, इनफ। आप इसको वापस
Done, sir. हो गया। अब ये पार्ट भी फिनिश हो गया। इसमें एक छोटा सा पार्ट है फ्यूल से रिलेटेड है। इसमें लिखिएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है बेटा? एनी आइडिया? आप न्यूज में अक्सर देखते होगे ना, क्रूड ऑयल का प्राइस वगैरह। तो होता क्या है, ये इट्स अ मिक्सचर। किस चीज का मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है। C1 टू C30 आप ले लो। ठीक है। तो ये एल्केन्स साथ में साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स लिखिएगा। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी लिख सकते हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो। ठीक है। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है। ये अब बेसिकली इसके बाद जो हम जिसको पेट्रोल बोलते हैं, डीजल बोलते हैं, ये सब रिफाइनिंग के बाद आता है। ठीक है। तो जो भी क्रूड ऑयल होगा उसको रिफाइन करेंगे, तो उसके बाद हमको उसका क्लासिफिकेशन, जिसको फ्रैक्शंस बोलते हैं, तो उसमें पेट्रोलियम गैस होगा, एक पेट्रोलियम ईथर बोलते हैं। ठीक है। गैसोलीन, जिसको आप पेट्रोल भी बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। तो ये सब एक्चुअली डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं तुम्हारे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है। इतना पहले कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. Done? Wait, sir. Run, sir. Oh. इसमें एक जो अपने को गैसोलीन पढ़ना है, जिसको आप पेट्रोल भी बोल रहे हो, ये एक्चुअली इस पे जो कॉम्पोजिशन होता है, कंपोजिशन है, वो आप ऐसा मानकर चलो C6 से लगा करके C12 तक होता है। C6 से लगाकर C12 तक, और मेनली हमको यही पढ़ना होता है। इसके अलावा डीजल ऑयल की बात करेंगे तो C15 से लगाकर करीब C18 तक जाता है कॉम्पोजिशन जो होता है। ठीक है। सो पहले हम गैसोलीन यानी पेट्रोल की मेनली बात करेंगे, तो इसमें एक टर्म आता है फ्यूल क्वालिटी। ठीक है। फ्यूल क्वालिटी कैसे जज करते हैं कौन सा पेट्रोल ज्यादा अच्छा है, राइट? तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखिएगा नॉकिंग। नॉकिंग
छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा। A sharp metallic rattling sound, a sharp metallic rattling sound in an internal combustion engine by burning of fuel unevenly. By burning of fuel unevenly is known as knocking. By burning of fuel unevenly is known as knocking. Due to this, there is loss of energy. Less knocking implies better fuel. Less knocking implies better fuel. लिख लिया बेटा सबने? यस सर। इसमें एक लिखिएगा टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग। ऑर्डर बता रहा, अगर कोई स्ट्रेट चेन एल्केन है तो उसमें नॉकिंग बहुत ज्यादा होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रेट चेन एल्केन। ग्रेटर लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा ब्रांच्ड एल्केन्स। ग्रेटर ब्रांच्ड चेन एल्केन्स के बाद एल्कीन्स आप लिखिएगा, फिर साइक्लो एल्केन्स लिखिएगा, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखिएगा। अगर ये नॉकिंग का ऑर्डर है तो फ्यूल क्वालिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? और इसका ऑपोजिट। हाँ, तो वो भी आप हाईलाइट कर लेना नोट्स में, हाँ, कि फ्यूल क्वालिटी ऑर्डर अपोजिट होगा। इसीलिए तुम याद करो, अभी हमने रिएक्शन जो पढ़ी हैं वो क्यों होती हैं। प्रैक्टिकली अगर सोचें तो जैसे एरोमेटाइजेशन है, तो वो क्या कर रहा था, स्ट्रेट चेन एल्केन को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर रहा था। यानी कि अगर वो चीज फ्यूल में, या तुमको फ्यूल की क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम उसका एरोमेटाइजेशन करवा सकते हो, तुम उसका आइसोमेराइजेशन करवा सकते हो। देखो ना, ब्रांच एल्केन्स का जो है वो बेटर है फ्यूल क्वालिटी, तो फ्यूल क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है विद दोज रिएक्शन जो हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं और जो एग्जाम में पूछते भी है वो, उसको बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। याद है, मैंने कभी तो आपको ऑक्टेन कुछ तो पढ़ाया था, IUPAC नेम्स के टाइम पर शायद बताया था। अब उसका टाइम आ गया दोबारा पढ़ने। ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर, ठीक है। आप यहाँ पर लिखिएगा एक छोटा सा नोट बेटा। गुड क्वालिटी फ्यूल produces less knocking. Fuel quality or anti-knock property of fuel. Fuel quality or anti-knock property of fuel is expressed in terms of octane number. In terms of octane number. तो यहाँ पर लिखिएगा, a scale has been set up
for this purpose. A scale has been set up for this purpose. And for this, normal heptane and 2,2,4 याद है ये ना, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन have been selected, ऐसे randomly select किया गया, have been selected as standards, ठीक है। अब उसमें क्या, इसमें स्केल का मतलब क्या किया गया, इसका जो ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर ऑफ दिस हैज बीन assumed 0, ऑक्टेन नंबर ऑफ दिस हैज बीन assumed 100। क्या समझ में आया बेटा स्केल कैसे क्या बनाया गया? एक का ऑक्टेन नंबर 0 ले लिया गया और एक का ऑक्टेन नंबर 100 ले लिया गया, ठीक है। अच्छा, इसका 0 लिया गया, कोई खास रीजन, इसका 100 क्यों नहीं लिया गया, कोई बताएगा? उल्टा भी तो कर सकते थे। सर no वो branches. बहुत एफिशिएंट फ्यूल है। नॉर्मल हेप्टेन का क्या मतलब बेटा, स्ट्रेट चेन तुम ऐसे बनाते चले Straight chain. जाओगे। हाँ, तो और स्ट्रेट चेन की नॉकिंग बहुत ज्यादा है, वो तो खराब फ्यूल हो गया, तो खराब वाले का ही कम लिया जाएगा ना, तो इसलिए इसको 0 अज्यूम किया गया है, ठीक है। तो ये एक स्केल आप माइंड में रखना, और ये जो आप यहाँ पर 2,2,4 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली एक स्पेशल कंपाउंड है, जो मैंने तुमको पहले भी पढ़ाया था, और यहाँ पर भी इसको आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइसो ऑक्टेन। दोबारा बता देता हूँ, आइसो नियो जो है वो 7 कार्बन एटम्स के बाद वैलिड नहीं है, तो ये जो आइसो ऑक्टेन है ये स्पेशली इसी कंपाउंड का नाम है, इसका रूल वाइज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये भी आप हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में। देखो, मान लीजिए कि आपको एक फ्यूल दिया गया है, ये गिवन फ्यूल है, मान लीजिए ये गिवन फ्यूल है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसकी नॉकिंग फाइंड आउट करते हैं, फाइंड नॉकिंग, ठीक। फिर इसका ऑक्टेन, अच्छा ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, हाउ टू फाइंड ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल, तो उसके लिए गिवन फ्यूल जो भी होगा उसकी नॉकिंग फाइंड आउट करो, और उतनी नॉकिंग का प्रिपेयर अ मिक्सचर, प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ सेम नॉकिंग। किस चीज का मिक्सचर प्रिपेयर करना है बेटा? नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन प्लस आइसोऑक्टेन, ठीक। ये मिक्सचर आप नॉर्मल हेप्टेन को नंबर में बढ़ा दो, आइसोऑक्टेन को अमाउंट में बढ़ा दो, कुछ भी करके आपको सेम नॉकिंग कर देनी है गिवन फ्यूल की। फिर इसके अंदर व्हाटएवर परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन, उसी को बोला जाता है ऑक्टेन नंबर ऑफ गिवन फ्यूल। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया किसी को बेटा? यस सर। हाँ, तो ये भी तुम अपने हिसाब से लिख लो बेटा कि किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले उस फ्यूल की हम लोग नॉकिंग फाइंड आउट करते हैं, और उसी नॉकिंग की, ठीक है, उतनी नॉकिंग की एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल हेप्टेन और आइसोऑक्टेन का। फिर उस मिक्सचर में जो भी अमाउंट, जो भी परसेंटेज आइसोऑक्टेन का होगा, उसी को हम बोल देते हैं ऑक्टेन नंबर।
कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। एक नोट और लिखो बेटा इसमें, लिखिएगा। octane number of any gasoline, that is petrol, can be improved. Octane number of any gasoline can be improved by adding certain compounds, known as anti-knock compounds. Anti-knock compounds. For example, tetraethyl lead. C2H5 whole 4Pb. Iron pentacarbonyl, etc. इसमें ज्यादा कुछ हमको करना नहीं है। और etc के बाद लिखिएगा और by structural modification of fuel by the process isomerization, aromatization, cracking, etc. Structural modification of the fuel by the process of cracking, isomerization, aromatization. लिख लिया बेटा सबने? यस। अब इसमें लिखिएगा, ये खत्म हो गया बेटा, पेट्रोल फ्यूल के बारे में खत्म हो गया। अब आप लिखिएगा C10 नंबर करके होता है, और C10 नंबर क्यों पढ़ते हैं? फॉर क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। डीजल फ्यूल के लिए जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी चाहिए तो आप लिख सकते हैं C15 to C18, ये रहता है। ठीक है बेटा? और इसमें भी उनका स्केल होता है, तो इसमें भी दो एक्चुअली यूज करते हैं। याद रखना, जो पेट्रोल इंजन होता है और जो डीजल इंजन होता है वो बिल्कुल अपोजिट वे में वर्क करता है। ठीक है ना? तो इस वाले केस में क्या होता है कि एक बड़ा ही अच्छा सा एरोमेटिक गोल मटोल कंपाउंड, ये इसका नाम है 1-मिथाइल नैप्थलीन। इसका C10 नंबर 0 एज्यूम किया गया, और जो स्ट्रेट चेन का खराब सा वहां दिखने वाला फ्यूल था वो यहाँ पर बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर गलती से भी, जो मैंने एक बार गलती से कर दिया था अपनी पेट्रोल गाड़ी में, डीजल अगर डलवा लिया तो आपका पेट्रोल इंजन खराब हो जाएगा। इसमें मैं इस तरह से बहुत बड़ा एक्चुअली कंपाउंड है, CH3 CH2 whole 14 CH3, इसको बोलते हैं C10। तो C10 उसका नाम ही है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? C10 नंबर इसके लिए 100। ये आप लिखो, ये है नॉर्मल हेक्साडेकेन। ठीक है? नॉर्मल हेक्साडेकेन, दैट इज इनफ।
कॉपी कर लिया बेटा? यस बुकलेट सबके पास है बेटा? बुकलेट निकालिए। मिल गया सबको बुकलेट? नहीं बेटा, मेरे पास ऐसे आप ग्रुप में डिमांड करो ना, कोई भेज देगा। ग्रुप में बोलिए बेटा, कोई ना कोई डाल देगा। ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप रियलाइज करोगे बड़ा आसान लगेगा आपको, आपके पास सारी चीजें नोट्स में अवेलेबल हैं। ये आप लिखिए। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट करिएगा। और पहले इतने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए जरा एक बार। सब बहुत आसान है। नोट्स आपके पास प्रॉपर तरीके से अगर बने हुए हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर होम असाइनमेंट बंद करो। क्या बेटा? हाँ, होम असाइनमेंट 1 है बेटा। होम असाइनमेंट 1।
हो गया बेटा? सब बहुत सिंपल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप नोट्स को अच्छे से बनाकर रखिएगा, सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। तो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा, सब आ गए? हो गया सर। हो गया ना? अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक करिए, क्वेश्चन नंबर 25। हो पा रहा है बेटा? देखो, कई लोगों ने ट्राई किया होगा डेफिनेटली, तो कुछ लोगों को नहीं आया होगा। अब देखो, सबसे पहली चीज है कि जो हीट ऑफ कंबशन है वो हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। गलती से भी ये मत कर देना कि ट्रांस इससे ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस इससे ज्यादा स्टेबल होता है, बट हर जगह नहीं होता। तो उसको एक जनरल स्टेटमेंट की तरह रट मत लेना। आपको कई जगह लिखाया गया कि देखो यहाँ पर सिस वाला ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर सिस वाला, तो उन नोट्स को आप हाईलाइट करके रखो, क्योंकि वो बार बार उस तरह से आपको रिकॉल नहीं करवाया जाएगा। आपको नोट्स में उन चीजों को ध्यान करके लिखना है। तो इस वाले में जो हमारा कॉन्सेप्ट है, स्पेशली साइक्लोहेक्सेन वाले में, चेयर में, जैसे ही वो कहता है
कि तुम्हारा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो हमारी ट्राई क्या होगी कि हम 1,2 डाइमिथाइल को ऐसे सबसे पहले बनाएं, क्योंकि इस फॉर्म में जब होगा तो इस फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट। और अगर मान लीजिए तुमने एक एक्सियल कर लिया और एक इक्वेटोरियल कर लिया तो ये कम स्टेबल है, और अगर तुमने जो है एक दोनों एक्सियल कर लिए तो वो बिल्कुल खराब है। तो हम लोग उसको तो लेंगे ही नहीं, हम इन दोनों को ही ले लेंगे, खाली चेक करेंगे कौन सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो बताइए बेटा इसमें कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है? देखिए सर ना, फर्स्ट मैंने वाला सी से और दूसरा वाला ट्रांस। मैंने स्टाइल आपको करेक्ट सिखाई थी आंसर। अपर लोअर करके। इसमें मिथाइल यहाँ लोअर दिख रहा है, यहाँ मिथाइल अपर दिख रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? ट्रांस। ट्रांस। को हम बोल देंगे ट्रांस, ठीक। और ये वाला सिस, ये अपर है, ये यहाँ पर अपर है, सिस हो गया। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ट्रांस स्टेबिलिटी का। तो अगर स्टेबिलिटी का ये आया तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर बेटा? सिस। इंटरवेंशन। ये हमारा आ गया पहला वाला कंपाउंड के लिए। इसी तरह से आप दूसरे कंपाउंड्स के बारे में सोचें। दूसरे कंपाउंड में 1,3 बोल रहा है, तो लेट्स सी 1,3 कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैंने मिथाइल यहाँ डाला 1 2 3, तो ये मिथाइल यहाँ डाल दिया। दोनों इस समय क्या है बेटा? इक्वेटोरियल है, ठीक। तो अब दूसरा क्या कर सकते हो, एक मैंने CH3 यहाँ बना दिया और ये CH3 यहीं रहने दिया। तो देखो सिस कौन और ट्रांस कौन सा है। तो इस वाले में तो ये लोअर है, इस वाले में ये लोअर हो गया, तो ये सिस हो गया बेटा। अपर है और ये लोअर है, अपर लोअर का मतलब ये ट्रांस हो गया। इस बार कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? सिस। ठीक, बोथ इक्वेटोरियल। यहाँ क्या है बेटा? बोथ इक्वेटोरियल, तो इसीलिए मोर स्टेबल है। ये आपको याद रखना, प्रीवियस एग्जांपल में भी इसी तरह लिख लेना। तो अगर ये स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन हो गया तो हीट ऑफ कंबशन का क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांस ग्रेटर देन सिस। ये देखो दूसरा कंपाउंड का भी हमने सॉल्व कर दिया। अब तीसरे कंपाउंड की बारी आती है। सब एकदम स्लोली आप अच्छे से करते चले जाओगे, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। 1,4 बोला हुआ तो सबसे पहले 1,4 में आप इक्विटोरियल इक्विटोरियल ले लो, राइट। अब ये इक्विटोरियल जो है वो अपर है, ये इक्विटोरियल जो है लोअर है, तो इसमें क्या फंडा हो जाएगा बेटा? ट्रांस। और दूसरा वाला ऑफ कोर्स सिस हो जाएगा, इसमें मैंने ऐसा बना दिया, ये सिस है। इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल निकल रहा है? ट्रांस। ट्रांस वाला। तो अगर ट्रांस ग्रेटर देन सिस हम लिखेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टेबिलिटी के पॉइंट से। तो हीट ऑफ कंबशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सिस ग्रेटर देन ट्रांस। ये आप कॉपी कर लो जिस स्टाइल से मैंने करवाया है आपको, तो इससे पुराना भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया और नए का आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को तो तुरंत बताया बेटा। हो गया बेटा, ये इसको कॉपी कर लो।
इन्होंने कर लिया है, एक और क्वेश्चन करें फिर आप रेस्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर एल्कीन शुरू करेंगे। हाइड्रोकार्बन का पार्ट है एल्कीन। 21st क्वेश्चन एक बार देख लो बेटा, 21st क्वेश्चन ये कॉपी कर लेना, लेकिन पहले हाँ 21st क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। देखो बहुत सिंपल है बेटा, जो CH बॉन्ड होता है दैट इज वीकर देन CD बॉन्ड। तो बड़ा सिंपल है भाई, अब जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसमें H बॉन्ड निकलेगा ही निकलेगा, तोड़े जाएंगे तभी फ्री रेडिकल बनता है। तो CH बॉन्ड अगर आसानी से टूटेगा तो फास्टर हो जाएगा, फास्टर, खत्म, बस इतना और लिख लो, खत्म। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एल्कीन शुरू करेंगे, और एल्कीन के कई सारी चीजें ऑलरेडी की हुई है, इतना कोई टेंशन नहीं, ठीक है।